बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? जी। सही है। आज ना हमने चैप्टर 4 करना है बुक का कवर। और हमारा जो टाइम पीरियड है वो 10 ईयर्स का होगा। 1939 से लेकर 1949 तक कवर करनी है हमने हिस्ट्री। लास्ट जो चैप्टर था वो 1939 पे हमने ख़त्म किया था, जब ब्रिटेन ने अरब्स को प्लीज़ करने के लिए, और वर्ल्ड वॉर 2 बिकॉज शुरू होने वाली थी, तो उन्होंने अरब्स को अपनी तरफ करने के लिए, और इस खौफ से कि अरब जो हैं वो कहीं दूसरी पार्टीज के साथ ना चले जाएं जो ब्रिटेन के दुश्मन थे वर्ल्ड वॉर 2 में, इसके लिए उन्होंने एक वाइट पेपर पब्लिश किया था। और वाइट पेपर का एम ये था कि वो कह रहे थे कि हम आपको एक स्टेट बना के देंगे, एक सिंगल पैलेस्टीनियन स्टेट होगी जिसमें ज्यूज एक माइनॉरिटी के तौर पे रहेंगे। और उस पैलेस्टीनियन स्टेट के अंदर जो स्टेट बनेगी वो उसको बनने में तकरीबन 10 साल लगे। और उन्होंने उसमें इमिग्रेशन भी लिमिट नहीं की थी एंड ऑल दैट। इसकी वजह से ये हुआ था कि अरब्स ने उसका बाइकआउट किया था, क्योंकि उनको था कि स्टेट जो अगर आपने बना के देनी भी है तो इमीडिएटली बना के दें, रादर देन इन द फ्यूचर जो कि आफ्टर द वॉर होगा। क्योंकि उन्होंने ये भी सीखा था कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी तो तब भी इसी तरह ब्रिटेन ने वादे किए थे, लेकिन वॉर के बाद उसने उन वादों के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया था। सो बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ दैट उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया, वाइट पेपर को। अब इस बैकग्राउंड के साथ पिछले चैप्टर के हम नेक्स्ट चैप्टर में एंटर हो रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट देने के लिए ना हमें वर्ल्ड वॉर को देखना पड़ेगा। अब ना वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई थी 1939 से, और तकरीबन ये चल रही है फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स टिल 1945 तक। अब इस वॉर में दो ग्रुप्स फाइट कर रहे थे, जिनको हम, एक ग्रुप को एक्सिस कहते हैं, एक्सिस पावर, और एक को एलाइज पावर कहते हैं। ये दो पावर थी, अलाइड पावर और एक्सिस की पावर। एक्सिस की जो पावर थी वो तीन ग्रुप्स में, उसमें तीन लोग थे, मतलब तीन मेन पार्टीज थी, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान है। अगर आप मैप पे देखें तो उन्होंने एक्सिस पावर को ब्लैक में किया हुआ है, छोटी छोटी टेरिटरी। जो एलाइज पावर थी या एलाइड पावर थी वो भी तीन मेन, उसमें जो इन्वॉल्वमेंट ग्रुप्स की थी उसमें सोवियत यूनियन, जिसको रशिया कहते हैं, रेड में नजर आ रहा होगा आपको, ग्रेट ब्रिटेन, जो कि हमें पता है हमें कि वो दूसरी साइड पे था, और उसके साथ अमेरिका, जो कि उस टाइम ब्रिटेन के साथ था। तो ये तीन ग्रुप्स लड़ रहे थे, और इवन फ्रांस भी था। तो देखा जाए तो ये ब्रिटेन है, और इसी इसके साथ ही बिल्कुल फ्रांस आ जाता है, अमेरिका और सोवियत यूनियन, जिसको रशिया, अब जिसको हम रशिया कहते हैं। ये एक ग्रुप था, लड़ रहा था एज द एलाइड पावर। और इनके अपोजिंग जो फैक्शंस थी वो थी जर्मनी और इटली, और इधर जापान। और ये इनके खिलाफ लड़ रहे थे। और जर्मनी में उस टाइम हिटलर की हुकूमत थी, नाजी जर्मनी उसने स्टैब्लिश किया हुआ था, और हिटलर हुकूमत कर रहा था वहाँ। अब ये दो ग्रुप्स की लड़ाई हो रही थी और दो पावर्स लड़ रही थी। उसमें हमारा जो रेलिवेंट है वो ब्रिटेन सबसे ज्यादा है, और इवन जर्मनी भी। बिकॉज इसी वॉर के दौरान हिटलर ने डिसाइड किया था कि उसने जो इन्फीरियर रेसेस है ना, जिसको वो इन्फीरियर समझता था, उनको उसने पूरी तरह खत्म कर देना है। और उन इन्फीरियर रेसेस में बहुत सारी और भी चीजें थी, मतलब बहुत सारे और पीपल भी इंक्लूडेड थे, लेकिन मेजरली जो उसमें उसने इंक्लूड किया था वो यहूदियों को किया था। और इस वजह से उसने बाय द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 उसने तकरीबन 6 मिलियन यहूदी जो है ना उनका उसने जेनोसाइड कमिट करना था, हॉलोकॉस्ट के जरिए। तो ये वो वाली वॉर की हम बात कर रहे हैं। अब ये है कि ब्रिटेन को इस दौरान, इस सारी वॉर का कॉन्टेक्स्ट बाय द वे आप लोगों को समझ आ गया, क्योंकि हम फिर इसी के ऊपर बिल्ड करेंगे जी। इंशाल्लाह पूरे लेक्चर। जी। इसमें अब इसके बाद क्या है कि ना, ब्रिटेन जो है उसको, ये हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया कि ब्रिटेन को फुल अरब यूनिटी चाहिए थी, और उसको एक खौफ था कि कहीं नाजी जर्मनी की इन्फ्लुएंस अरब्स के ना ऊपर आ जाए और वो उनकी साइड ना लेने लग पड़े। और इधर से जो जायनिस्ट थे, उन्होंने देखा कि अब वॉर तो शुरू हो चुकी है और ब्रिटेन का कंट्रोल थोड़ा वीकेंड है पैलेस्टाइन के ऊपर। तो जायनिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने इलीगल इमिग्रेशन शुरू करा दी। इलीगल, पहले तो ये होता था कि जो यहूदी थे उनको परमिट्स मिलते थे, पासेस मिलते थे कि वो दाखिल हो सकें फ़लस्तीन के अंदर। उसके बगैर वो फ़लस्तीन में नहीं दाखिल हो सकते थे, लेट अलोन वहाँ कोई ज़मीन खरीदें या रह सकें। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई तो ऑब्वियसली ब्रिटेन का फोकस ज़्यादा लड़ाई पे था, और वो सारी लड़ाई यूरोपियन फ्रंट के ऊपर थी। और पैलेस्टाइन उसमें इतना मेन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं, क्योंकि पैलेस्टाइन यहाँ पे फॉल करता है, और सारी जो वॉर है वो इधर यूरोप की साइड के ऊपर हो रही थी। तो इसलिए ये है कि शुरू में तो उनसे मैनेज नहीं हो रहा था ये वाली चीज़, एंड जायनिस्ट ने फायदा उठाते हुए यहूदियों को एंट्री देना शुरू कर दी, जितने भी यहूदी कश्तियों में आते थे उनको एंटर करना शुरू कर दिया। और इसी दौरान इवन जो डेविड बेन गोरियन था उसने ये यहाँ पे सुजेस्ट किया एक आइडिया, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि उसने कहा कि हम ना इमिग्रेशन रिबेलियन शुरू करेंगे। ये इमिग्रेशन रिबेलियन का आइडिया बड़ा इंटरेस्टिंग है। इमिग्रेशन रिबेलियन का अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें तो ये होगा कि हम एक लोगों की हिजरत के जरिए बगावत शुरू करवाएंगे। अब शुरू में तो लगता है कि इसका मतलब लोग हिजरत करके आएंगे और फिर बगावत होगी या कुछ इस तरह, लेकिन ये इंटरेस्टिंग आइडिया इस तरह है कि प्लान ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कश्तियों में भर भर के यूरोप से और डिफरेंट जगहों से, जंग से, जहाँ जंग चल रही है वहां से उनको फलस्तीन लाया जाए।
और उनको फ़लस्तीन में कोशिश की जाए कि वो उनको ब्रिटेन जो है उनको फ़लस्तीन में रख ले। अब प्लान ये भी था और बेन गोरियन को भी अच्छी तरह पता था कि अगर वो ये हरकत करेंगे तो ब्रिटेन बहुत सारे लोगों को रहने नहीं, बहुत सारी कश्तियों को वापस भेज देगा और वो उनको सेटल नहीं होने देगा पैलेस्टाइन में इस तरह परमिट्स के बगैर, क्योंकि ये इलीगल होगा ये तरीका। तो उन्होंने कहा कि अगर इसमें दो चीजें, अगर तो लीगली तो इलीगली वो दाखिल हो गए और ब्रिटेन मजबूरी के तौर पे उनको दाखिल होने देता है अंदर फलस्तीन के, तो ये तो हमारी जायनिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसको बहुत फायदा मिलेगा इस चीज का कि ऑब्वियसली यहूदियों की तादाद ज्यादा होती जाएगी फलस्तीन के अंदर। एक तो साइड प्लान यानी इस इमिग्रेशन रिबेलियन की ये साइड है। लेकिन इमिग्रेशन रिबेलियन की जो दूसरी साइड है वो ये थी कि अगर ब्रिटेन उन कश्तियों को वापस भेज देता है जिसमें यहूदी आते हैं, तो अगर वो कश्तियां ड्राउन हो जाती हैं रास्ते में वापस जाते हुए, या वो कश्तियां वैसे वापस चली जाती हैं, तो हम पूरी दुनिया को से सिंपथी ले सकते हैं कि देखो ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे साथ क्या किया। हमारे रिफ्यूजीज जो थे वो इतनी मुश्किल से बच बचा के यूरोप से आए, उनको हिटलर मार रहा था, और जब वो इधर सेटल होने लगे तो उनको ब्रिटेन ने वापस भेज दिया। और इस तरह पूरी दुनिया में सिंपथी दिखाएगी और सिंपथी दिखाने के बाद हमें सेटल होने की हेल्प करेगी। तो उन्होंने ये दोनों स्ट्रेटजीज यूज शुरू की और इसीलिए इसको इन्होंने इमिग्रेशन रिबेलियन का, कि ये ऐसी बगावत है जो इनको इमिग्रेशन के जरिए ये करवाएंगे और ये इस तरीके से होगी। इमिग्रेशन रिबेलियन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया या इसको मैं और एक्सप्लेन करूँ? जी। क्लियर है? जी क्लियर है। हाँ हाँ, जी। ठीक है ठीक है। वो ओके। इसके बाद ये है कि जो इस टाइम जायनिस्ट को रिप्रेजेंट कर रही था जो ग्रुप जिसको हम जूइश एजेंसी कहते हैं, उसको भी मैंने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। उन्होंने यूरोप से डिमांड रखी कि ब्रिटेन से कि ना जंग में वो अपना एक जूइश यूनिट बना सकें, एक जायनिस्ट जो है ना वो अपने फौजी भेज सकें जंग में जो लड़ सकें। तो शुरू में तो ब्रिटेन इसके हक में नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एग्री किया और उन्होंने कहा कि हाँ फौज में वो हिस्सा बन सकते हैं, हिस्सेदार बन सकते हैं, जंग में लड़ सकते हैं। और असल में इसका इनका प्लान ये था कि अगर ये जंग में लड़ेंगे तो ऑब्वियसली इनको मिलिट्री एक्सपर्टीज तो आएंगी, लड़ने का तरीका आ जाएगा और इनको ये आगे फ्यूचर में हेल्प कर सकता है। बट फर्दर मोर ये भी प्लान में इनको हो रहा था, इनका प्लान था कि ये वेपन स्मगल भी कराया सकेंगे थ्रू द वॉरफेयर, क्योंकि जंग हो रही है उधर तो वेपन्स मिल रहे हैं इनको लड़ने के लिए। ये वो हथियार स्मगल करके फलस्तीन भेज सकते हैं, यूरोप से भी, और इवन फलस्तीन के अंदर भी जो इनके यूनिट्स होंगे यहूदी होंगे जो यूरोप या जो ब्रिटेन के अंडर काम कर रहे होंगे, वो जो जायनिस्ट लॉबी है ना उनको हथियार पहुंचा रहे होंगे और वो हथियार जमा कर सकते हैं। और अगर बाद में उनको उन हथियारों को इस्तेमाल करना पड़ा, चाहे वो अरब्स के खिलाफ हो यानी फलस्तीनियों के खिलाफ, या अगर ब्रिटेन के खिलाफ हो, तो वो हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह, और ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जब वो अरब रिवोल्ट हुई थी तब भी इन्होंने ये हरकत की थी कि इन्होंने तब भी हथियार इस तरह स्मगल करना शुरू किया और इकट्ठे करना शुरू किया। तो ये प्रोसेस था जिसकी वजह से ये वेपनाइज हो रहे थे, जायनिस्ट जो है उनके पास हथियार आने लग पड़े थे ये थ्रू दिस स्मगलिंग प्रोसेस, और ये जमा हुई जा रहे थे। अब ब्रिटेन जो है ना उसको ये उसका जंग में जो फोकस ये था कि जो एक्सिस पावर है ना वो कहीं इजिप्ट पे हमला ना करते। अब इजिप्ट का कॉन्टेक्स्ट क्यों आ गया वो मैं जरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उस टाइम जो है ना ये इजिप्ट जो है ये फॉल कर रहा था ब्रिटेन के अंडर। और जो इधर जब एक्सिस जो पावर थी जिसमें मैंने इटली को भी मेंशन किया है ना, इटली जो था ना उसने इस दौरान इस टेरिटरी पे टेक ओवर कर लिया था। ये जो नीचे है इस ये जो मैंने सर्कल किया थोड़ा सा शायद ऊपर नजर आ रहा हो ब्लू में, वो इथोपिया की टेरिटरी है। तो उसको था क्योंकि इटली अगेंस्ट है ब्रिटेन के, तो इटली कहीं आगे इजिप्ट पे हमला ना करे और इजिप्ट का टेक ओवर ना कर ले, और अगर उसने इजिप्ट का टेक ओवर किया तो वो इस किनाल को टेक ओवर करेगा जिसको हम सूज किनाल कहते हैं। सूज किनाल जो है ना वो यूरोप और ये एशिया का एक लिंक है, समुद्री लिंक है। अगर वो लिंक टूट जाता है या लिंक किसी के अंडर और आ जाता है ब्रिटेन के अलावा, तो बहुत फायदा हो सकता है उनको। तो उनको इस बात का खतरा था और उनको पता था कि अगर उन्होंने ये डिफेंड करनी है सूज कैनाल और इजिप्ट को डिफेंड करना, तो उनको फलस्तीन के ऊपर सख्त कंट्रोल चाहिए। अगर फलस्तीन का कंट्रोल लूज करते हैं तो इमीडिएटली उनको खतरा यहाँ भी होने लग पड़ेगा। तो उन्होंने भी यहूदियों की स्मगलिंग वगैरह नहीं रोकी, क्योंकि उनको पता था हम स्मगलिंग रोकेंगे हथियारों की, हम यहूदियों को टोकेंगे या हम किसी तरीके से कुछ भी करेंगे तो यहूदी हमारे खिलाफ बगावत जंग के दौरान ना शुरू कर दें। अगर वो बगावत करेंगे तो हमसे ये फिर सूज कैनाल वाला सारा मसला मैनेज नहीं होगा। तो उन्होंने, इवन दो ब्रिटेन वाज अवेयर, उन्होंने वेपन स्मगलिंग होने दी और वेपन इकट्ठे करने दिया उनको थ्रू आउट द वॉर पीरियड। और इसके दौरान एक और शिफ्ट भी बहुत बड़ा आता है कि ये जो अमेरिका है ना उसमें जो अमेरिकन जूइश लॉबी है, यहूदी जो अमेरिका में रह रहे हैं, वो भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां पे इकट्ठे होते हैं और उस कॉन्फ्रेंस में वो डिसाइड करते हैं कि अब उन्होंने अपनी पावर बेस कैसे अमेरिका में बिल्ड करनी है और आफ्टर जंग वो कैसे कन्विंस करेंगे कि उन्होंने एक रियासत उनको चाहिए यहूदियों की, क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड पहले ही कर लिया था वाइट पेपर और फील्ड कमीशन प्लान की वजह से, जो पिछले चैप्टर्स में बात हुई थी कि ये ब्रिटेन जो है ये पूरी तरह हमारा साथ नहीं देगा, ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेगा और अरब्स की सपोर्ट भी कर सकता है। सो ड्यू टू द फियर ऑफ दैट उन्होंने अब कहा कि हम अमेरिका की सपोर्ट लेते हैं, और इस तरह उन्होंने अमेरिका में लॉबी को चैनलाइज करना शुरू किया और उनको एनर्जाइज किया कि अब तुम लोगों ने जंग के बाद हमारी पूरी सपोर्ट करनी है।
जस्ट एक मिनट होल्ड करिए। ओके। ओके, स्क्रीन विजिबल ही है ना? जी। यस, ठीक है। अब इधर अभी तक ये काफी सारे प्लेयर्स हैं वॉर के अंदर, ही आपको नजर आ रहे होंगे। हमने ब्रिटेन की बात कर ली, हमने अमेरिका की बात कर ली, हमने जूइश वेपन स्मगलिंग की बात कर ली, हमने इसके साथ साथ जो ओके। वो हैं अरब्स हैं उनकी भी बात थोड़ी सी की है। लेकिन अब हम थोड़ी सी और डिटेल में जाएंगे। एक तो इसमें यह है कि इस दौरान इवन दो वेपन स्मगलिंग हो रही थी, जो ये जो बेंस्की था ना, इसके अंडर जो रिविजनिस्ट जायनिस्ट पार्टी थी, इसका जिक्र भी हमने पहले किया हुआ है। ये जो रिविजनिस्ट जायनिस्ट पार्टी थी ना, इन्होंने ये जो है ना, मैंने बताया था, ये टेररिस्ट के तौर पे काम करने लग पड़ते, ये सुसाइड बॉम्बिंग करते थे, ये हमले करते थे। अब ये है कि इन्होंने ये अपने जंग के दौरान ये हमले इंटेंसिफाई कर दिए। और ये सिर्फ अरबों पे हमला नहीं कर रहे थे, ये ब्रिटिश पे भी हमला करने लग पड़े, क्योंकि इनकी इंटेंशन ही शुरू से ये थी कि हमने जबरदस्ती रियासत बनानी है फलस्तीन की, और फलस्तीन के ऊपर जबरदस्ती अपनी इसराइली रियासत बनानी है, और चाहे उसमें हमें ब्रिटेन को लड़ना पड़े। तो उन्होंने इस जंग का फायदा उठाते हुए और ब्रिटेन का वीकेंड कंट्रोल का फायदा उठाते हुए फुल अटैक शुरू कर दिया। और उस टाइम ये जो बेन गोरियन वाली साइड थी, जो जो जायनिस्ट की, वो इनका साथ नहीं दे रहे थे। और इवन रिविजनिस्ट ने भी बाद में प्रेशर में आके साइड पे हट गया, लेकिन रिविजनिस्ट के अंदर से कुछ और ग्रुप्स निकल आए और उन्होंने इस तरह ना ये लड़ना शुरू कर दिया। तो ये भी एक अंदर कॉज हो रही थी, मतलब एक अंदर लड़ाई चल रही थी। और इसमें फिर क्या हुआ कि जो बेन गोरियन की साइड के यहूदी थे, उन्होंने इन रिविजनिस्ट के खिलाफ भी स्टैंड लेना शुरू किया और इनको रोकने की कोशिश की। तो ये यहूदियों के दरमियान भी एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और यहूदियों का इमेज खराब होने लग पड़ा। तो एक तरफ वो सिंपथाइज करने के लिए वो काम कर रहे थे, जो रिबेलियन का मैंने बताया, इमिग्रेशन रिबेलियन के थ्रू, कि सिंपथी गेन करें। लेकिन उनका इधर से जो रिविजनिस्ट पार्टी है वो इमेज खराब कर रही थी जायनिस्ट का। तो ये दोनों इश्यूज चल रहे थे और उनको बड़ी मुश्किल से इसको बैलेंस करना आ रहा था। और इवन बेन गोरियन ने बहुत दफा ये कहा था कि हमारी जितनी जद्दोजहद है वो रिविजनिस्ट पार्टी जो है उसको बुरी तरह खराब कर देगी और सारे पे पानी फेर देगी। तो उनको इस बात का भी खतरा था। अब इसके बाद एक और बड़ा जो प्लॉट ट्विस्ट हुआ वो ये हुआ कि जो हाजी अमीन उल हुसैनी है, जिसको हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, हाजी अमीन जो है उसने उसको इन्होंने निकाल दिया था फलस्तीन के अंदर से, उसको एक्सपेल कर दिया था, उसको बैन कर दिया था कि वो फलस्तीन में दाखिल नहीं हो सकता। और फिर हाजी अमीन जो है ना, वो इवेंचुअली मूव करते करते, पहले वो ईरान गया, फिर इराक गया, वहां से करते करते वो आखिरकार जर्मनी पहुंच गया। और उसने जर्मनी में जाके राब्ता किया हिटलर से। और ये तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा कि जो हाजी अमीन उल हुसैनी है वो हिटलर से बात कर रहा है। और ये बहुत फेमस पिक्चर है बिकॉज इसको यूज किया जाता है टू क्रिटिसाइज कि ये जो फलस्तीनी है इन्होंने तो नाजी जर्मनी से मदद ली थी। और इवन नेतन्याहू जैसे लोग ये तक कह देते हैं कि हॉलोकॉस्ट अरबों ने खुद क्या क्या करवाई थी, मतलब हमारे यहूदी जो 6 मिलियन मरे हैं वो अरबों की रिक्वेस्ट पे मरे थे। तो यहाँ तक ये फॉल्स क्लेम होता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करूँ कि बुक में इसका जिक्र भी है। कि बात ये थी कि इस टाइम मैंने शुरू में एक्स्टैब्लिश किया कि दो ग्रुप्स लड़ रहे थे, एक अलाइड पावर थी और एक एक्सिस पावर थी। अलाइड पावर जितनी थी, उसमें अमेरिका है, उसमें फ्रांस है, उसमें ब्रिटेन है, उसमें रशिया है, वो सारे यहूदियों के साथ मिले हुए थे, मतलब वो प्रो जायनिस्ट थे। वो जायनिस्ट की हर बात को मान रहे थे, उनकी हर चीज को फेवर कर रहे थे। जैसे मैंने अभी भी बताया कि वेपन स्मगलिंग तक भी ब्रिटेन रुकवाने के लिए तैयार नहीं होता था। तो इस तरह के हालात थे। अब ऑब्वियसली शुरू में तो अरब ने पूरी तरह मदद ली, इवन हाजी अमीन उल हुसैनी ने भी, कि वो ब्रिटेन की साइड ले, फ्रांस से मदद ले। लेकिन जब इनमें से किसी ने मदद नहीं की तो ऑब्वियसली दे हैड नो अदर चॉइस बट टू आस्क द अपोनेंट्स, जो उनके दुश्मन थे, उनसे मदद लेने की रिक्वेस्ट उन्होंने की। और उस अपोनेंट्स में कौन आते थे? जापान, इटली और जर्मनी। और इसी वजह से हाजी अमीनुल हुसैनी जो है वो जर्मनी गया और उसने बात की, उसने हेल्प की। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दैट ना इसको हेल्प कोई मिली। हिटलर ने ना इससे एग्री किया। हिटलर मानता जरूर था कि वो एक पेज पे थे दोनों, ये कि हमने यहूदियों को, हिटलर जो था वो चाहता था यहूदियों को मारना। लेकिन जो हाजी अमीनुल हुसैनी, उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। उसने ये कहा था कि हमें किसी तरह सपोर्ट करो फलस्तीनी स्टेट इस्टेब्लिश करने में। लेकिन हिटलर ने इससे इनकार कर दिया कि उसने मदद नहीं करनी, फिलहाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसका फोकस यूरोप की जंग के ऊपर था ज्यादा। तो ये हुआ। तो अल्टीमेटली ना इस डिस्कशन का कुछ रिजल्ट निकला, ना कोई इसमें फायदा हुआ, ना कुछ हुआ। और ये सारा क्लेम भी बड़ा फॉल्स है कि हाजी मिल हुसैनी की वजह से कोई हॉलोकॉस्ट हुई थी या कुछ हुआ था, क्योंकि हिटलर बहुत देर से पहले से ये काम कर रहा था। और उसके ये हिस्ट्री पढ़ने वालों को काफी क्लियरली पता चल जाता है कि हिटलर काफी देर से इस चीज की प्रेपरेशन में था, इस प्रोसेस की। और हाजी मिल हुसैनी को तो वो बहुत लेट मिला। उससे पहले उसने तैयारी सारी की हुई थी और कैंप्स बना दिए थे, डेथ कैंप्स जिनको कहते हैं, जहाँ पे उसने यहूदियों को मारना शुरू किया हुआ था। तो ये तो उसके दरमियान ये वाक्य हो रहा है। बट ये रैशनल भी समझ आ जाता है कि हाजी मिल हुसैनी क्यों गया। एंड ये भी बात क्लियर हो जाती है, एक और पॉइंट भी, कि हाजी मीनुल हुसैनी जो है वो सारे फलस्तीनियों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था इस टाइम। क्योंकि हमने ये बात पिछले चैप्टर में की थी कि फलस्तीनी जो है वो पूरी तरह उनकी लीडरशिप टूटी हुई थी, फ्रैक्चर्ड थी।
और क्योंकि उनकी कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी, तो उसमें हाजी अमीनुल हुसैनी भी था, उसमें और भी ग्रुप्स थे जो नोटेबल फैमिलीज थी, नासबीज और खिलदीज और इस तरह की जो फैमिलीज थी उनके लोग भी थे, तो डिफरेंट तरीकों से रेजिस्ट कर रहे थे। उसमें हाजी अमीनुल हुसैनी जो था उसने जाके हिटलर से रब्ता कर लिया, लेकिन ही डज नॉट रिप्रेजेंट ऑल द पैलेस्टीनियंस या उनकी सोच को या उनके तरीके को। तो अगर उसने कोई बात की भी थी फेवर में जर्मनी की सपोज, तो वो सारे फलस्तीनियों को रिप्रेजेंट नहीं करी, फलस्तीनियों की कोई सिंगल लीडर नहीं था उसमें। जैसे जायनिस्ट का हमें बेन गोरियन या वेज में नजर आ जाता है, इनका नहीं था। तो ये तो प्रॉब्लम थी, तो आई होप सो कि ये वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और ये भी नजर आ गया होगा कि ड्यूरिंग द वॉर पैलेस्टाइन के अंदर क्या हो रहा है, नहीं पैलेस्टीनियन लीडरशिप क्या कर रही थी। पैलेस्टाइन के अंदर लोग जो हैं वो रेजिस्टेंस दिखा रहे थे, जैसे वो पहले दिखा रहे थे, बाइकआउट्स करके, बॉम्बिंग्स करके, लड़ाई करके, जहां तक हो सकता था कुछ हथियार उनके पास थे तो वो वहां से रेजिस्ट करते थे। लेकिन उनके पास कोई पावर बेस नहीं थी कि वो लड़ सके, ना कोई लीडरशिप थी कि वो रेजिस्ट प्रॉपर तरीके से कर सके। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट, रेजिस्टेंस जो है वो कंटिन्यू रही। फिर 1945 में हम आते हैं और वहाँ वर्ल्ड वॉर टू जो है वो खत्म होती है। और उसमें जो जर्मनी, इटली, जापान है, जो एक्सिस पावर है, वो हार जाती हैं और एलाइड पावर जीत जाती हैं। यही वो जंग है जिसकी 1945 के अंदर ही अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 न्यूक्लियर बम भी फेंके थे, जिसकी वजह से पूरी जंग अख्ताम पे आई। उससे पहले ऑब्वियसली जर्मनी और इटली तो हार चुके थे जंग में, लेकिन जापान वॉज द लास्ट वन जो एक्सिस पावर का बंदा था जो लड़ रहा था। एंड बाय द टाइम जब अमेरिका ने बॉम्बिंग की और न्यूक्लियर बम फेंके, तो फिर जापान भी, उसने भी सरेंडर कर दिया जंग में। और ये जंग जो है ये एलाइज ने जीत ली और एक्सिस ने पावर जो है वो हार गई था। और इस तरह वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई। और अब हम अगला पार्ट डिस्कस करते हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन तो आप पूछ ले मुझसे वर्ल्ड वॉर के रिगार्डिंग, या इवन जो भी मैंने बताया। सबको समझ आई है बात की तो वो चैट में बता दे, अगर नहीं क्वेश्चन है तो वो भी बता दे। क्लियर है। बाकी सबको भी। हम्म। क्लियर है जरूर। सही है, सही है। अब ना हम अगले पार्ट पे चलते हैं, और जो हमारा अगला सेक्शन है ना, उसमें हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद दुनिया में क्या हो रहा था। वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया पूरी वर्ल्ड में, क्योंकि जब ये जो प्रॉपर वॉर्स थी ना, जैसे वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू जो थी, उनको हम हॉट वॉर्स कहते हैं। हॉट वॉर्स इसलिए कहते हैं कि उसमें एक्चुअल लड़ाई हो रही होती है, दो मुल्क लड़ रहे होते हैं या डिफरेंट मुल्क एलाइज मिलकर जंग लड़ रहे होते हैं, तो उनको एक हॉट वॉर कहते हैं। और इस तरह उसमें प्रॉपर मतलब जमीनी लड़ाई एंड ऑल दैट। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होते ही एक और वॉर शुरू होगी जिसको कोल्ड वॉर कहते हैं। और वो तकरीबन अगले 40 साल चलनी है। और आगे भी जो पीरियड अगर आप पढ़ेंगे हिस्ट्री का, पैलेस्टाइन की और इवन इसराइल की, या इवन कहीं भी मिडल ईस्ट की, या कहीं पे भी एशिया के, अफगानिस्तान की खोल लें, किसी भी एरिया की खोल लें, तो कोल्ड वॉर के असरात आपको वहां नजर आ रहे होंगे। अभी कोल्ड वॉर इसको इसलिए कहते हैं, हॉट वॉर नहीं कहते, कोल्ड वॉर कहते हैं, बिकॉज ये कोई इस तरह जंग नहीं थी जैसे वर्ल्ड वॉर वन या वर्ल्ड वॉर टू थी, जो एलाइज के दरमियान हो रही थी, जिसमें प्रॉपर डिप्लॉयमेंट हुई थी फौजों की। ये जंग हो रही थी अमेरिका और रशिया के दरमियान, सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान, जो कि पहले पिछली जंग में एलाइज थे दोनों। उनकी अब जंग हो रही थी। और उनकी जंग प्रॉपर डायरेक्टली जंग नहीं हो रही थी, मतलब अमेरिका डायरेक्टली रशिया पे हमला नहीं कर रहा था, रशिया भी डायरेक्टली अमेरिका पे हमला नहीं कर रहा था, बल्कि दोनों अपने डिफरेंट ग्रुप्स के थ्रू, डिफरेंट जिनको हम प्रॉक्सियां कहते हैं, कि जो इनके दोस्त थे, एलाइज थे, उनके थ्रू ये लड़ाई करवा रहे थे। और ये लड़ाई भी इस तरह होती थी कि जहां पे रशिया किसी जगह पे अपनी इन्फ्लुएंस बिठाने की कोशिश कर रहा था, तो वहां अमेरिका प्रिवेंट करने की कोशिश करता था कि रशिया की इन्फ्लुएंस ना फैले। जैसे जो रेड टेरिटरीज जितनी आपको मैप पे नजर आ रही होंगी, वो सारी रशिया के अंडर थी। मतलब इस सेंस में नहीं कि रशिया उन पर हुकूमत कर रहा था, पर रशिया की इन्फ्लुएंस थी, रशिया की जो आइडियोलॉजी या सोच थी, फलसफा था, उसकी इन्फ्लुएंस थी, कम्युनिज्म की इन्फ्लुएंस थी इन जगहों के ऊपर। कम्युनिज्म को आप ऑब्वियसली सेपरेटली सर्च कर लेना कि क्या है और क्या उसकी सारी चीजें, वो मैं इधर डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन कम्युनिज्म स्प्रेड हो रहा था रशिया के थ्रू। उधर से अमेरिका जो है कैपिटलिज्म स्प्रेड कर रहा था, तो दो फलसफे टकरा रहे थे, और उन फलसफों को डिफरेंट जगहों पे फैलाया जा रहा था। और इस तरह जंग लड़ी जा रही थी। अब उसमें कभी हो रहा था कि रशिया जो है वो अपनी इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान पे फैलाता था, तो अमेरिका वहां फौजी भेज देता था, अपने भेज देता था फौजी, या किसी ग्रुप को फंड करता था, जैसे उन्होंने तालिबान को फंड किया ताकि वो रशिया से लड़ें, एंड उसकी वजह से और लड़ाई बढ़ गई। तो यानी इस तरह की चीजें हो रही थी थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो कोल्ड वॉर का है, ये बार बार इंटरफेयर कर रहा था जो पॉलिटिक्स दुनिया में डिफरेंट जगहों पे चल रहे थे। इसकी वजह से बहुत सारी इन्होंने हुकूमतें भी गिराई, अमेरिका ने भी आके गिराई, रशिया ने भी आके गिराई, बहुत सारी डिक्टेटर्स को प्लांट किया अपनी जगह पे ताकि वो उनके लिए काम कर सकें। और इस तरह की बार बार ये चीजें होती रही। इलेक्शन रिग हुए, इलेक्शन में दो नंबरियां हुई, उसमें धांधलियां हुई, जस्ट बिकॉज रशिया अमेरिका एक कोल्ड वॉर के अंदर बिजी थे फॉर 40 ईयर्स। और इसी वॉर की वजह से हम मून पे भी पहुंचे, क्योंकि अमेरिका ने और रशिया की स्पेस रेस थी,
स्पेस रेस से मतलब ये था कि दोनों को था कि कौन सबसे पहले स्पेस में पहुंचता है। और अमेरिका ये रशिया ने सैटेलाइट भेजी स्पेस के अंदर, और अमेरिका ने फिर आखिरकार चांद के ऊपर लैंडिंग करवा दी अपने, जिसकी वजह से ये हुआ कि अमेरिका वो स्पेस रेस जीत गया। इसी तरह वेपन्स की रेस भी थी एंड ऑल दैट। तो ये था, और कोल्ड वॉर इसीलिए ही स्ट्रक्चर्ड हुई थी क्योंकि न्यूक्लियर बम बन चुके थे, और खतरा यह था कि अगर हॉट वॉर होगी तो हर बंदा न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करेगा, हर बड़ा मुल्क, स्पेशली अमेरिका और रशिया जिनके पास थे न्यूक्लियर वॉर हेड। और अगर न्यूक्लियर वॉर होगी तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने कोल्ड वॉर के साथ ये चलते रहे, और कोल्ड वॉर बड़े एक्सटेंसिव पीरियड के लिए कंटिन्यू रहे। अब ये मैंने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दिया कोल्ड वॉर का, मैं इसके बाद वापस हम आते हैं अपने टॉपिक पे, तो पैलेस्टाइन का, ताकि अब हम पीछे देखें कि पैलेस्टाइन के अंदर क्या हो रहा था। जो डेविड बेन गोरियन था ना, उसने रियलाइज यहाँ पे कर लिया था वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होते ही, कोल्ड वॉर के शुरू होते ही, कि जो ब्रिटिश के खिलाफ ना, अब उनको मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ेगा अगर उन्होंने ब्रिटिश को यहाँ से निकालना है। क्योंकि उनको पता था कि ब्रिटेन कन्विंस नहीं हो सकता। तो ज्यादातर इसकी कोशिश थी और इसकी पार्टी की, इवन तो शुरू में जब वर्ल्ड वॉर टू के दरमियान, जब वो जो रिविजनिस्ट पार्टी थी, जब वो ब्रिटेन के बंदे मारती थी, तो इनको यही रोक रहा था उनको। लेकिन अब इसका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया था वॉर के बाद, क्योंकि इसको पता था कि अब टाइम हमारे पास इतना नहीं है और हमें पुश करना है, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो कहीं अरब की साइड लेने की तरफ ना चला जाए वॉर के बाद। तो इन्होंने इसलिए कहा कि अब इनके खिलाफ प्रॉपर मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा, और हथियार इन्होंने इस टाइम तक इकट्ठे कर लिए थे, तो ये मिलिट्री एक्शन लेने के काबिल भी हो चुके थे। जहां तक ब्रिटेन है, उसने ये यहाँ पे सिचुएशन उसकी ये बनी कि ब्रिटेन छोड़ के जाना चाहता था पैलेस्टाइन को जल्द से जल्द, और उसकी जितनी पार्लियामेंट के बंदे थे वो चाहते थे कि वो पैलेस्टाइन को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि बहुत उनका खर्चा हो रहा था पैलेस्टाइन के अंदर। लेकिन इशू इस टाइम ये चल रहा था कि एक तो उनको वो स्यूज कैनाल वाली बात है, कि उनको था कि पैलेस्टाइन में अगर उनकी हुकूमत है ना यहाँ पे, तो उससे स्यूज कैनाल को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं और स्यूज कैनाल को अपने अंडर रख सकते हैं। लेकिन उनको पता था कि अगर हमने पैलेस्टाइन दे दिया या उसको आज़ाद कर दिया, चाहे वो यहूदियों के अंडर हो, चाहे वो यहूदियों के अंडर तो नहीं, यहूदी तो उनके साथ अलाइज बन सकते हैं, लेकिन अगर फलस्तीनियों को दे दिया तो स्यूज कैनाल जो है ना वो खतरे में चली जाएगी। सो एक तो इस वजह से वो नहीं छोड़ के जाना चाहते थे पैलेस्टाइन को। एंड दूसरा ये भी था कि डिफरेंट जगहों में जहाँ पे इस टाइम ब्रिटेन की कॉलोनियां थी, फलस्तीन के अलावा जो कॉलोनीज थी, वहां पे डिफरेंट तरह की बगावतें और रेवोल्यूशन आने लग पड़े थे, जिसकी वजह से ब्रिटेन वहां से हटने लग पड़ा था। उसमें से हम तो उस चीज की ही प्रोडक्ट हैं, क्योंकि हम इंडिया में उस टाइम यही हो रहा था कि वर्ल्ड वॉर टू के फौरन बाद इंडिया पाकिस्तान की सेपरेशन वाला टाइम आ गया था। और उधर से इधर से भी प्रेशर था, उधर अफ्रीका के कुछ ममालिक थे जिन्होंने कॉलोनीज जो थी ब्रिटेन की, उन्होंने भी आज़ादी मांग ली थी। तो ये उसको नजर आया था कि डिफरेंट जगहों पे आज़ादी मिल रही है, तो उसको था कि अभी बस आखिरी एसेट जो है ना मेरा फलस्तीन ही बचा है। अगर मैंने इंडिया को भी छोड़ दिया, अफ्रीका को भी छोड़ दिया, तो मैंने फलस्तीन को भी छोड़ दिया, तो फिर मेरे पास कोई ये मिडिल ईस्ट में कोई जगह नहीं रहेगी, एशिया या मिडिल ईस्ट के अंदर, जहाँ पे वो अपना कोई झंडा गाड़ सके या उसके रिसोर्सेज का फायदा उठा सके। तो इसको ये डेंजर तो था। तो ब्रिटेन डजेंट ओपनली वो छोड़ के नहीं जाना चाहता था इस चीज को। अरब जो थे उनका पर्सपेक्टिव इस पे ये था कि वो चाहते थे कि ब्रिटेन जल्द से जल्द चला जाए, और वो जो है जाते जाते इनको पूरी इंडिपेंडेंस देके जाए, फलस्तीनियों को एक रियासत बना के देके। तो अब इस टाइम तीन कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें आ गई हैं। जायनिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि आज़ादी हमने भी लेनी है, लेकिन अब हम मिलिट्री यूज करेंगे अपनी पावर ब्रिटेन को निकालने के लिए। ब्रिटेन जो है वो जाना भी चाहता है और नहीं भी जाना चाहता, उसकी भी वजूहत मैंने बता दी हैं। और अरब जो है वो भी चाहते हैं कि ब्रिटेन जाए, लेकिन हमें इंडिपेंडेंस लेके जाए। तो अब ये तीन ग्रुप्स जो है टकरा रहे हैं। मीनवाइल जो है हॉलोकॉस्ट हुई हुई है, 6 मिलियन यहूदियों का कत्ल हो गया है। और 6 मिलियन यहूदियों का जब कत्ले आम हुआ, तो उसकी वजह से जो रिपोर्ट्स आई हैं, अब दुनिया एकदम सिंपथाइज करने लग पड़ी जायनिस्ट के साथ, और जायनिस्ट जो है वो पूरा प्रोपोगेंडा यूज कर रहे हैं। इवन तो उनको पता है कि हॉलोकॉस्ट का हर जो सर्वाइवर है या हॉलोकॉस्ट का हर बंदा है वो इसराइल के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मतलब ये कि इसराइल उन सबको पनाह देने के काबिल नहीं है, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, ना इतनी जमीन है कि वो दे सके। लेकिन वो इस पूरी चीज का फायदा उठाते हुए सिंपथी ले रहा है दुनिया से। और अमेरिका जो है वो सिंपथी इतनी दिखा देता है यहाँ पे कि वो कहता है कि वो ब्रिटेन पे प्रेशर डालने लग पड़ता है। अब मैंने ये भी मेंशन किया था कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जो अमेरिका में लॉबी थी यहूदियों की वो एक्टिव हो गई थी, तो उसने बस वर्ल्ड वॉर टू खत्म होते ही उसने प्रेशर डाल दिया अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर, और अमेरिकन गवर्नमेंट ने एज अ रिजल्ट ब्रिटेन पे प्रेशर डाला कि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा यहूदियों की इमिग्रेशन कराओ फलस्तीन के अंदर, और उनको अलाउ करो, और जल्द से जल्द एक रियासत बनाने के लिए उनकी हेल्प करो। अब इधर एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस सारे प्रोसेस के दौरान अमेरिका, क्योंकि नजर आता है कि बहुत ही सिंपथेटिक हो गया था, लेकिन अमेरिका को इतने होशो हवास जरूर थे कि वो सिंपथेटिक तो था जायनिस्ट के साथ, लेकिन अमेरिका ने इसके बावजूद यहूदियों को कोई परमिट नहीं दिया था कि वो यहूदी जो है वो अमेरिका आ सके। अभी भी उसने वो पाबंदियां और वो जो बैन्स थे और वो जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या जो लॉज के अंदर चीजें लिखी हुई थी वो रहने दी। और उसने इवन तो उसने प्रेशर डाला ब्रिटेन पे कि तुम फलस्तीन के अंदर आने दो, अपनी जमीन पे उनको नहीं आने दिया यहूदियों को।
मतलब अमेरिका के अंदर उसने यहूदियों को दाखिल उस तरह नहीं होने दिया। तो ये हमें उनका फिर ये डुअल करेक्टर और ये पर्सनैलिटी नजर आती है अमेरिका और ब्रिटेन की, जो पहले भी हम देख रहे हैं। ब्रिटेन को तो हमने पिछली वॉर में देखा था, अब अमेरिका की यहाँ नजर आ रही है कि अमेरिका जो है इवन वो सिंपथाइज कर रहा है, लेकिन वो अपनी जमीन पे दाखिल नहीं होने दे रहा। वो कह रहा है किसी फॉरेन लोगों की जमीन पे दाखिल तुम हो सकते हो और वहां जाके तुम अपनी रियासत बना लो। और जब ये सारी सिचुएशन देखते हुए इवन जो काइम वाइजमैन था जिसकी हमने पहले बात की है, काइम वाइजमैन भी था ना, उसने भी इस टाइम पे आके ये बात एक्नॉलेज कर ली थी कि इनजस्टिस तो होनी है किसी ना किसी के साथ। उसका अपना ही कोट है कि ज्यादती तो होनी है किसी एक ग्रुप के साथ, चाहे वो अरब्स होंगे या यहूदी होंगे। अब हमने बस डिसाइड करना कि ज्यादती किसके साथ करनी है किसके साथ नहीं करनी। तो वो भी एक्नॉलेज कर चुका था कि अगर अब रियासत जिसकी भी बनी ना, तो वो ज्यादती किसी एक ग्रुप के साथ तो होनी है। तो इवन जो इनका वन ऑफ द मेन फाउंडिंग मेंबर्स है जायनिस्ट का, और जिसने फाउंडिंग तो नहीं कहना चाहिए उसको, बल्कि जिसने जायनिस्ट मूवमेंट को लीड किया, वो भी इस ट्रुथ को एक्नॉलेज कर सका था कि ये हालात इस तरह के क्रिएट हो चुके हैं फलस्तीन के अंदर। अब यहाँ पे एक और चीज भी आती है कि जो जूइश टेररिज्म है ना, वो पूरी तरह इस टाइम इंटेंसिफाई कर गया, ब्रिटिश के खिलाफ भी और अरब्स के खिलाफ भी। और उन्होंने होटल्स पे बॉम्बिंग शुरू कर दी, उन्होंने ट्रेन बस डिफरेंट चीजों को अंदर बॉम्बिंग की, चाहे ब्रिटिश के कोई जर्नैल मारे, कभी फलस्तीनियों को मारा। और इस तरह वो करते रहे कि ताकि ब्रिटेन तंग आके कहे कि मैं चाह रहा हूँ, और वो तंग आके कहे वो चला जाएगा, तो फिर हम विद आवर ओन हैंड्स जो है ना वो टेक ओवर कर लेंगे। अब ब्रिटेन ने इस प्रेशर में आके हरकत ये की कि जब उसने देखा कि उससे मैनेज बिल्कुल नहीं हो रहा, तो उसने जो अभी यूएन बना था ना उस टाइम पे, वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होते यूएन बना, यूनाइटेड नेशंस। तो उसने क्या किया कि उसने फलस्तीन का सारा मामला जाके यूएन के हाथों में फेंक दिया। उसने यूएन को कहा कि तुम संभालो इस सारे मामले को, मेरी तरफ से जवाब है मुझे हैंडल नहीं हो रहा। और यूएन ने कहा कि चलें हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं फलस्तीन के सारे मामले को, और यूएन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी फलस्तीन के अंदर। सो बेसिकली ये अब सिनेरियो एकदम चेंज हो रहा है कि ब्रिटेन प्रेशर में इस तरह आ गया है अरब्स और जायनिस्ट की तरफ से, कि उसने कहा कि जाना तो है मैंने, लेकिन मैंने ये यूएन को पकड़ा दिया सारा मैस क्रिएट करके, जो खुद क्रिएट की थी अपने हाथों से ब्रिटेन ने, वो सारी मैस अब यूएन को पकड़ाई। और यूएन इस टाइम एक नई ऑर्गेनाइजेशन था जो अभी अभी बनी थी थोड़ा अर्सा पहले, तो वो भी इतना तैयार नहीं था कि वो कोई प्रॉपर डिसीजन लेते, लेकिन उसने ये मामला हल पता उसको उनको दे दिया। अब यूएन ने जब अपनी कमेटी भेजी जिसने इसको इन्वेस्टिगेट किया, उस कमेटी को हम यूनेस्को कहते हैं। यूनेस्को जो थी, उन्होंने जब इस सारे मामले को स्टडी किया, और वो तकरीबन 5 हफ्तों के लिए उनकी कमेटी जो थी वो यहाँ पे फलस्तीन में रही, और उनको अरब्स ने पूरी तरह बाइकआउट किया, अरब्स ने कोई उनसे बात मतलब राब्ता नहीं रखा। लेकिन जो जायनिस्ट थे उन्होंने पूरी तरह उनकी सपोर्ट की इस इन्वेस्टिगेशन में, कि वो फलस्तीन के मामला स्टडी करें, उसको देखें, और फिर डिसाइड करेंगे बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है सारे प्रॉब्लम का। तो सबसे पहले तो जो यूनेस्को ने रिपोर्ट पब्लिश की, वो बुक में भी दी हुई, आप पढ़ सकते हैं। वो रिपोर्ट ये थी कि उसमें एक तो था कि ब्रिटिश मैंडेट जो है ना, जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से रखा हुआ है पैलेस्टीन के ऊपर, वो खत्म होना होगा, कि ये मैंडेट हम खत्म कर रहे हैं। और इस मैंडेट वाली बात को सुनते ही ब्रिटेन ने कहा कि वो अगले साल तक फलस्तीन छोड़ के चला जाए। तो ये तो बात होगी डिसाइड। इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने उसी रिपोर्ट में ये भी कहा कि जो फलस्तीन है ना, वो 2 स्टेट सोल्यूशन उसके लिए अब हम इस्टेब्लिश करेंगे। जैसे पहले पील कमीशन प्लान ने एक 2 स्टेट सोल्यूशन दिया था, उसी तरह अब हिस्ट्री में एक और 2 स्टेट सोल्यूशन आ रहा है। तो हमने बात की थी पिछले पील कमीशन प्लान में कि वो पहला 2 स्टेट सोल्यूशन था, और जो अब हम बात करें सेकंड 2 स्टेट सोल्यूशन है, जो यूनेस्को दे रही है यूनाइटेड नेशन के सामने। और ये जब यूनेस्को ने जो 2 स्टेट सोल्यूशन प्रेजेंट किया, उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक रियासत, 2 रियासतें इस्टेब्लिश की, एक फलस्तीन की स्टेट होगी ऑब्वियसली, अरब स्टेट जिसको कहेंगे, और एक जूइश स्टेट होगी। ये मैप में आपको दोनों स्टेट्स नजर आ रही होंगी, अगर उन्होंने जो ब्लू में दिखाई हुई है वो जूइश स्टेट है, जो ये ऑरेंज सी है वो स्टेट, वो अरब स्टेट है। और अगर इसको हम इकट्ठा एक ही मैप पे देखें तो कुछ इस तरह का बनता है। तो अब उसमें इन्होंने क्या किया कि जो मेजोरिटी एरिया है वो यहूदियों को दे दिया, जो मेजोरिटी पैलेस्टाइन है। और उसमें जो माइनॉरिटी एरिया जो है वो सारा, मतलब जो थोड़ा सा एरिया है, वो पैलेस्टाइन का अरब्स को पकड़ा दिया। जो कि ऑपोजिट है पील कमीशन प्लान के। पील कमीशन प्लान में फिर भी हमें नजर आ रहा था कि ज्यादा टेरिटरी अरब्स को मिली थी, यहाँ पे उन्होंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे ज्यादा टेरिटरी उन्होंने ज्यूज को दी। इवन दो जितनी ब्लू टेरिटरी आपको मैप पे नजर आ रही है, वहां हर एक जगह पे अरब्स मेजोरिटी में थे। यानी इवन जो यहूदी रियासत वो बनाने लगे थे जूइश स्टेट, उस जूइश स्टेट में हर जगह पे अरब मेजोरिटी, कहीं पे भी अरब माइनॉरिटी नहीं थी कि ये कह सकें वो इस खित्ते में अरब सबसे कम है तो यहाँ पे रियासत बन सकती, कोई ऐसा सीन नहीं था। तो इस तरह के हालात थे, बट स्टिल यूएन ने ये एक बायस्ड किस्म की रिपोर्ट बनाई, और इवन इस मैप को देख के नजर आ जाता है कि जैसे पजल सा बना हुआ है। और इस मैप की अगर देखा जाए कि अगर ये मैप फॉलो थ्रू हो भी जाता, अगर ये 2 रियासतें बन भी जाती, तो इस रियासतों के दरमियान कभी अमन ना होता, क्योंकि ये इस तरह का जिक्सा पजल है कि ये लड़ाई होगी होगी बॉर्डर्स के दरमियान, और लड़ाई होगी तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा एंड सारा इशू क्रिएट होगा।
तो ये जो मैप था ये काफी कॉन्फ्लिक्ट का जरिया बनना था अगर ये स्टैब्लिश होता। ये मैप्स के रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो पूछे। और हाँ, बल्कि एक चीज मैं मेंशन कर दूं कि इस मैप में जो ये वाइट एरिया नजर आ रहा है ये जेरूसलम का इलाका है। जेरूसलम का जो इलाका होगा वो इंटरनेशनलाइज कर दिया जाएगा, मतलब वो सारी जो डिफरेंट सुपर पावर्स हैं दुनिया की वो उसको उसको मैनेज करेंगी। तो ना वो फलस्तीन के अंदर आएगा, ना वो यहूदियों के जूइश स्टेट के अंदर जाएगा, इसराइल के अंदर भी नहीं जाएगा, ताकि इनकी लड़ाई ना हो दोनों मुल्कों की, क्योंकि जेरूसलम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी सारी टेरिटरी जो है वो इसमें डिवाइडेड हो। और इवन मैं आपको एक और चीज भी दिखाता हूँ, ये बुक में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये अगर हम पढ़े ना तो आ, यहाँ से कि जो ये वाला पार्ट है कि Jews will have more economically developed parts of the country। ये जो यूएन का चार्टर है, यूनेस्को की रिपोर्ट है, उसके ये लाइन है, 13th आर्टिकल है शायद ये उसका, कि जू के वो यूनेस्को वाले कह रहे हैं कि जो यहूदी हैं उनको हम ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप पार्ट दे रहे हैं कंट्री का। तो फलस्तीन जो हमने डिवाइड किया वो डिवाइड जरूर किया, लेकिन ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप पार्ट यहूदियों को मिलेगा। और उसमें ये है कि और भी इन्होंने दो तीन बातें मेंशन की हुई हैं कि लार्जर फ्री ट्रेड एरिया फॉर सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स इंडस्ट्री, मीनिंग ये है कि जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है या ट्रेड करनी है वो वाले भी खत्ते जो हैं वो सारे इनको ज़्यादा अच्छे फराम किए जाएंगे जो यहूदी हैं। और इसके अलावा इन्होंने जो अगले को बात की हुई है वो ये भी की हुई है कि जो अरब स्टेट हम बनेगी वो विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू अंडरटेक कंसिडरेबल डेवलपमेंट। अब ये भी मतलब है कि जो हम अरब रियासत बना के दे रहे हैं एक छोटी खित्ते के ऊपर, वो स्टेट जो है वो इस हालत में हमने नहीं बना के दी कि वो जो स्टेट जो है वो कोई अपने आप को डेवलपमेंट अपनी खुद कर सके। तो ये यूनेस्को खुद एक्नॉलेज कर रहा है। पहले ये बात कि हम एक बड़ी वेल डेवलप्ड इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड पार्ट कंट्री का दे रहे हैं यहूदियों को, और दूसरा अरब को हम जो स्टेट दे रहे हैं वो ऐसी स्टेट होगी कि वो स्टेट अपनी डेवलप खुद नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी फ्यूचर में, और डिफरेंट मुल्कों को वॉलंटियर करना पड़ेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन्स दें और उनको पैसे दें ताकि अरब अपनी स्टेट डेवलप कर सकें। तो यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि एक बायसनेस, एक नाइंसाफी हो रही थी, और एक बहुत मेजर क्राइम होने लगा था यहाँ पे जो यूएन ने अर्ली स्टेज में कमिट करने लगा। अभी तक इसके रिलेटेड कोई सवाल है तो भी पूछ। सिंपली यही बात हो गई ना कि आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जूस हावी हो जाएंगे फलस्तीनियों पे, कमजोर यस इलाकों बिल्कुल। पे, और उन्हीं के पास ही इन दी एंड चले जाएगी सारी पावर। ऑफ कोर्स जिसके पास पैसा उसके पास पावर। वो तो सही, यही रूल रहा है हिस्ट्री में। और फिर ये हुआ कि ये 1947 में जिस साल पाकिस्तान बना है उसी साल ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। या तो और नवंबर 29 को 1947 को पाकिस्तान के बनने के कुछ महीने बाद ही जनरल असेंबली में, यूएन में ये वोट हुआ इसके ऊपर, और ये टू स्टेट सोल्यूशन जो है ये पास हो गया कि दो रियासतें बनाई जाएंगी। और ये यूनाइटेड नेशन इसको रिकग्नाइज कर लिया, और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने दुनिया की रिकग्नाइज कर लिया कि ये इस तरह की दो रियासतें बनेंगी। अब जब ये हो गया ना, तो अब इससे लेके टिल नेक्स्ट ईयर जो है ना, एक साल का जो पीरियड रहता था अभी, जिसमें ब्रिटेन की अभी भी हुकूमत थी, ब्रिटेन ने कहा था कि मैं एक साल तक छोड़ के जाऊंगा। और अगर उसने कोई तारीख दी थी तो वो था कि मई के मिड में ना, नेक्स्ट ईयर 1948 मई के मिड में वो जाएगा फलस्तीन को छोड़ के। तो अब बेन गोरियन वगैरह को पता था कि उस टाइम वो अपनी डिक्लेरेशन देंगे कि उन्होंने रियासत बन गई है, यहूदी रियासत आखिरकार बिल्ट हो गई। तो इसके अंदर ये है कि जब ये जो पीरियड जो अब शुरू होगा ना, इसमें जायनिस्ट और जो अरब है ना वो ओपनली उनकी एक जंग शुरू हो जाएगी, और फलस्तीन और इसराइल के लिए एक बैटल पूरी एक जो है इस लैंड पे स्टार्ट हो जाएगी। क्यूज जो हैं उनके पास मैंने बताया मिलिट्री एक्सपर्टीज थी, ज्यादा हथियार भी थे, अरब के मुकाबले प्रॉपर लीडरशिप भी थी। तो इस सारे एडवांटेजेस की वजह से उन्होंने उनको बहुत इस जंग में फायदा रहा, और वो बड़ी मेजरली लड़ते लड़ते काफी उन्होंने डैमेज किया अरब्स को। इवन उनको नुकसान भी दिया, फलस्तीनियों के बहुत सारे लैंड भी स्टील किए, और डैमेज भी, और बहुत सारे लोगों को भी कत्लेआम किया। इवन ब्रिटिश जो थे उनको भी उन्होंने बहुत बुली किया इस पीरियड के दौरान। और ये सोचा इस टाइम बेन गोरियन ने भी अनाउंस कर दिया कि हमने ये करना है कि एक तो हमने, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं था यूएन के ऊपर, तो उसने कहा कि जो ये जितना हमें ब्लू एरिया मिला है ये हमने जबरदस्ती कैप्चर करना है, इन्हीं मतलब बिफोर यू ब्रिटेन के जाने से पहले पहले ही हमने सारा ब्लू एरिया, इवन तो यूएन ने कहा था हम दे देंगे एरिया तुम्हें, उन्होंने कहा ये हम जबरदस्ती कैप्चर करना है सारा ब्लू एरिया। और इवन जो ये ऑरेंज एरिया के कुछ खित्ते हैं ना, इधर भी एक्सपैंड कर लेंगे अपना एरिया, क्योंकि अब जबरदस्ती हथियारों के थ्रू लड़के कर रहे होंगे तो ये भी हम कर सकेंगे। तो वो इस पॉलिसी के अंडर उन्होंने अपना प्रोसेस सारा, उसकी हगाना जो फोर्स थी उन्होंने ये काम शुरू कर लिया, ये करना पैलेस्टाइन के अंदर। और फिर ये हुआ कि जो अरब उन्होंने अरब विलेजेस थे उनके ऊपर रेड्स की, और वहां से अरब्स को निकाल दिया, फलस्तीनियों को वहां से निकाला। और बाय मई 15 जब जो इसराइल की अनाउंसमेंट होनी थी कि इसराइली रियासत बनी है,
उससे पहले तक तकरीबन 3 लाख जो अरब्स थे ना, वो उनको विलेजेस से निकाल दिया गया। और नॉट ओनली उनके विलेजेस से उनको निकाला गया था, लेकिन जायनिस्ट ने उन विलेजेस के अंदर बाद में जो यहूदी आ रहे थे ना दर दर फलस्तीन के अंदर, उनको सेटल कराया उन्हीं जगहों पे, उन्हीं विलेजेस के अंदर। और अगर कोई विलेज पुराना होता था या बहुत ही ओल्ड स्टाइल लगता था, तो वो उसको पूरी तरह विलेज को तबाह कर देते थे, और उस विलेज के साथ एक और विलेज बना देते थे और उसको यहूदियों को दे देते थे। तो इस तरह इन्होंने 3 लाख फलस्तीनियों को नॉट ओनली बिफोर इसराइल बनने से पहले ही निकाल दिया वहां से, अरब्स को, फलस्तीनियों को, और उधर यहूदियों का आबाद भी करा दिया उनके विलेजेस में, और उनके विलेजेस तबाह भी करके नए विलेजेस भी बना दिए। तो ये प्रोसेस थ्रू आउट दीज फ्यू मंथ्स ये होता रहा, ये यूएन की डिक्लेरेशन के बाद से लेकर इसराइल की अनाउंसमेंट तक ये प्रोसेस हमें नजर आ रहा है। अब यहाँ पे ना मैं एक चीज मेंशन और कर दूं, ये भी मैप बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लैंड ओनरशिप की बात कर रहे होते हैं कि जमीन कितनी खरीदी एंड ऑल दैट। इस मैप पे नजर ये आ रहा है कि डिफरेंट इन्होंने फलस्तीन के खित्तों को ना इसके ऊपर ये सर्कल्स बनाए हुए हैं। इसमें जो ग्रीन एरिया ना हर सर्कल का, वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एरिया जो अरब लैंड है, और जो रेड एरिया वो रिप्रेजेंट कर रहा है जूइश लैंड, और जो वाइट एरिया वो पब्लिक लैंड है, मतलब वो स्टेट के अंदर आता है। तो इसमें आप पूरे मैप में देख सकते हैं कि कहीं पे भी पूरे फलस्तीन के अंदर कहीं पे भी जूइश लैंड जो है ना वो 39% से ज्यादा नहीं, मीनिंग आधा लैंड भी जूइश के अंदर नहीं आता कहीं पे, तो 40% तक भी नहीं पहुंचता। और ज्यादातर एरिया में जूइश लैंड 1% है, 17% है, 16% है, मतलब इस तरह की हमें रेशियोज नजर आती हैं। 28% है, 35% है। और ज्यादातर मेजोरिटी जो अरब लैंड है, ग्रीन आपको सबसे ज्यादा नजर आ रहा होगा, इसका मतलब सारा अरब ओन्ड लैंड। तो ये हाल था, और ये हाल कब है, ये 1945 के अंदर हमें नजर आ रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 के फौरन बाद से। तो जो यहूदियों ने इतने साल जमीन खरीदी, यहूद फलस्तीनियों को निकाला, उसमें भी ये रेशोज नजर आ रहे हैं। तो इसी वजह से ये फिर एक्सपल्जन शुरू हुई अरब्स की, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि रेशोज में तो कहीं से भी हमारी मेजोरिटी नहीं बनती। और इवन यूएन ने 2 नंबरी करके ये कर दिया उनके साथ कि उनको ज्यादा बड़ी स्टेट तो बना के दे दी, जहाँ पे हर जगह पे अरब्स मेजोरिटी में होंगे। अब मतलब इमेजिन करें कि आप एक यहूदियों को स्टेट बना के दें और वहां पे भी अरब्स मेजोरिटी में नहीं है। तो ये वाले हालात थे, बट स्टिल देवर लाइक कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा जगह को एम्प्टी करेंगे और वहां पे अपना राइट बनाएंगे कि ये देखो तो ये आसती हमारी। तो उन्होंने ये काम शुरू कर लिया, प्रोसेस एक्सपल्जन का, जो वो थ्रू आउट दैट टाइम करते रहे। देन होता ये है कि मई 14 को 1948 जो डेट थी, उस पे जो डेविड बेन गोरियन है वो प्रोक्लेम करता है स्टेट ऑफ इसराइल को, मतलब वो डिक्लेरेशन देता है और अनाउंस करता है कि आज इजरायली रियासत जो है वो क्याम हो गया उसका। और ये पिक्चर आपको नजर आ रही होगी, ये उसी वही मंजर है जहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर किया था, और ये बेन गोरियन दरम्यान में स्टैंड कर रहा है, और ऊपर आपको हर्जल की पिक्चर नजर आ रही होगी और साइड पे इसराइल के झंडे। तो ये मई 1948 को तकरीबन 9 महीने बाद पाकिस्तान के बनने के ये अनाउंसमेंट हुई कि इसराइली रियासत आज बन गई है। इमीडिएटली जब ये रियासत बनी तो इसको यूएस और रशिया ने रिकग्नाइज कर लिया, और तकरीबन उसी टाइम पे जब यूएस और रशिया ने इसको रिकग्नाइज किया, तो 7 अरब ममालिक की फौजों ने इसराइल के ऊपर हमला कर लिया। तो ये नहीं, ये कुछ ही दिनों में, एक विद इन लाइक 2-3 डेज के अंदर ये मामला हुआ है कि यूएस रशिया रिकग्नाइज करता है, और उसी साथ 7 अरब मुल्क जो है ना वो मिल के हमला कर देते हैं इसराइल के ऊपर। अब ये वैसे कॉन्सेप्ट है कि 7 अरब मुल्कों ने मिलकर हमला किया था। अब मैं थोड़ा सा इसको भी डिबंक करूंगा कि कितना ट्रू है कि 7 अरब मुल्कों ने मिलकर हमला किया था, ये डिवाइडेड तरीके से किया था, जो भी हुआ था। हुआ ये था कि डिफरेंट मुल्कों में, जिसमें आ जाते हैं इजिप्ट आ जाता है आपके पास, सऊदी अरेबिया आ जाता है, इराक आ जाता है, सीरिया आ जाता है, लेबनान आ जाता है, इवन यमन आ जाता है, और जॉर्डन आ जाता है। ये वो 7 एरियाज हैं जहाँ से आर्मीज जो है ना, आर्मी इनकी फौजों में से यूनिट्स निकाले गए, मतलब फौजियों के दस्ते निकाले गए जो फलस्तीन के लिए लड़ेंगे, और उनको फलस्तीन लड़ने के लिए भेजा गया टू सपोर्ट दी पैलेस्टीनियंस, और ये इसराइल के खिलाफ लड़े। तो ये इन्होंने दस्ते भेजे। तो एक तो ये पूरी बात ये नहीं कि पूरी पूरी फौजें उन्होंने हमला नहीं किया था, बल्कि छोटे छोटे ग्रो दस्तों ने किया था, मतलब छोटे तो नहीं कहना चाहिए लेकिन दस्ते थे। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि जब इवन दो अटैक जो हुआ ना, वो यूनिट्स जो थे आर्मी के वो प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड नहीं थे। स्ट्रक्चर से मतलब ये है कि उस टाइम इन अरब ममालिक की फौजें इस तरह कोई पावरफुल शो नहीं कर सकती थी, मतलब उनके पास कोई ना खास हथियार थे, ना कोई खास वेपनरी थी जैसे वेस्ट के ममालिक के पास थी, और ना ये इस तरह लड़ने की ट्रेनिंग थी इनकी प्रॉपर। तो ये भी एक फैक्टर था, इवन दो नंबर में ये फौज लग रही थी कि ज्यादा है, बट इन मिलिट्री एक्सपर्टीज इनका कोई मुकाबला नहीं था वेस्ट के साथ। और इसके बाद ये भी है कि इनमें से जितने साथ के साथ ग्रुप्स जो है ना, ये जो लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते थे। सबको किसी ना किसी की नीयत पे शक था। स्पेशली जो जॉर्डन है उसके ऊपर तो सबसे ज्यादा शक था, बिकॉज जॉर्डन जो है उन लोगों, ज्यादातर कंट्रीज को जो लड़ रहे थे इसमें, सऊदी अरब वगैरह और इजिप्ट को लग रहा था कि जॉर्डन जो है उसने हाथ मिलाया हुआ है इसराइल के साथ।
और वो इस नज़र में है कि जो फ़लस्तीनी टेरिटरी जो बचेगी ना, वो जॉर्डन खुद कब्जा कर लेगा उस चीज़ के ऊपर। तो वो इस नज़र से भी लड़ रहे थे, और इवन कहते हैं कि सीरिया ने भी जो फौज बनाई वो दो नीयत से बनाई थी, एक इसराइल को रोकने के लिए और जॉर्डन को रोकने के लिए, कि एक तो इसराइल को रोकना है कि वो फ़लस्तीन पे कब्जा ना करे, एक जॉर्डन को रोकना है कि वो फ़लस्तीन पे कब्जा ना करे। तो इस तरह की एक इंटरनल फाइटिंग भी चल रही थी। और सेम इशू जो पहले हमें नजर आ रहा है, फ़लस्तीन के अंदर की लीडरशिप भी नहीं थी इस आर्मी की प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड, बट स्टिल ये वॉर उन्होंने लॉन्च कर दी थी इसराइल के खिलाफ। अब ये वॉर जो है ये तकरीबन मई के अंदर ही लॉन्च हो जाती है। मई 16 या 17 को ये जंग शुरू हो गई थी 1948 में। और जब ये शुरू हुई जंग, तो ये जंग दो फेजेस के अंदर हमें नजर आएगी। अब उस दो फेजी से पहले एक और बात भी बता दूं कि इस जंग में जो डिफरेंट ग्रुप्स लड़ रहे थे, तो कुछ ग्रुप्स डिफरेंट तरीकों से लड़े। कुछ ग्रुप्स ने तो ऑब्वियसली एडवांस किया कि वो हमला करेंगे इसराइल के ऊपर, और ये मैप में बल्कि नजर भी आ रहा है कि डिफरेंट ममालिक जो है वो अटैक करें, कि वो हमला करेंगे इसराइल के ऊपर और वो पुश करते जाएंगे। लेकिन कुछ मुल्क जैसे जॉर्डन है, उसने ये डिसाइड किया कि वो बस शुरू में एक हमला करके पुश कर लेंगे इसराइल फौज को पीछे, और जो खित्ते पे उन्होंने कब्जा किया ना, उस खित्ते पे एक बाउंड्री बना लेंगे। बाउंड्री मतलब एक डिफेंसिव बैरियर बना लेंगे कि वो इसराइली फौजियों उसको क्रॉस ना कर सकें, लेकिन वो इसराइल के अंदर फर्दर एडवांस नहीं करेंगे। मतलब वो और इसराइली खित्तों को अटैक नहीं करेंगे, बस वो वहीं तक बॉर्डर बना के रुक जाएंगे। तो इस तरह भी हुआ कि डिफरेंट हुआ, डिफरेंट वेज में लोग लड़ रहे थे। और यहाँ तक आता है कि जो इराक है और इजिप्ट है, उनकी लड़ाई हो गई थी सिर्फ इस बात पे कि झंडे का साइज डिफरेंट था दोनों के। तो फौजियों ने कोई झंडा जो लहराया था इजिप्ट का शायद या इराक का, उसका साइज डिफरेंट था, तो वो लड़ पड़े थे उनकी फौजी के, तुमने हमारा झंडा क्यों छोटा लहराया एंड ऑल दैट। तो इस तरह की छोटी छोटी फाइट्स अंदर भी चल रही थी। तो इस वजह से ये इतनी डिसयूनाइटेड और इतनी ये मतलब फ्रैक्चर्ड किस्म की अरब फोर्सेस थी। और इसराइल क्लेम करता है कि मैंने इतनी सारी अरब फोर्सेस का मुकाबला किया जब मैं बना था, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि अरब फोर्सेस के हालात उस टाइम क्या थे, और इसराइल को बैकिंग कितनी बड़ी थी वेस्ट की तरफ से, और उस वजह से उसका रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली डिफरेंट निकलना था। अब पहला फेज तो मैंने बताया, इसका दो फेज में हुई जंग, और पहला फेज यही था कि इन्होंने अटैक किया, और ये अटैक सक्सेसफुल रहा, इन्होंने पुश कर लिया इसराइल की फौजों को। लेकिन एकदम से यूएन ने आके वही जो सीज फायर करवा लिया इस जंग का, और एक मुहिदा करवा लिया थोड़े दिनों के लिए, थोड़े अरसे के लिए, कि अब लड़ाई नहीं हो। उस सीज फायर के प्रोसेस के दरमियान, जो तकरीबन एक महीने का सीज फायर था या कुछ हफ्तों का, उस सीज फायर के दौरान इन्होंने सारी सैंक्शंस लगा दी अरब कंट्रीज पे कि वो किसी तरीके से भी हथियार ना ले सके। तो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज ने पूरी तरह सैंक्शंस लगाई कि जो अरब ममालिक हैं उनको हथियार ना आए, बाहर से कोई भी मुल्क उनको हथियार ना फराहम करे। मीन वाइल जो इसराइल है, वो इस सीज फायर के दौरान उसको फुल हथियारों की सप्लाई पहुंची, और उसने जितने हथियार पुरानी जंगों में वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इकट्ठे किए थे, इवन वैसे भी इकट्ठे किए थे, वो सारे अब वो इसराइल तक पहुंच गए, और इसराइल को फुल सपोर्ट मिली डिफरेंट ममालिक से, हथियार पहुंचाए गए। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इसराइल बहुत पावरफुल हो गया जंग में। एंड बाय द टाइम ये ट्रूस खत्म हुई और दोबारा जंग का सेकंड फेज शुरू हुआ, तो इसराइल मिलिट्री पोजीशन से बहुत पावरफुल था एज कम्पेयर टू पहले। और अरब ममालिक जो थे वो वैसे के वैसे ही थे जिस तरह वो ट्रूस से पहले थे, क्योंकि उनके ऊपर तो सैंक्शंस लगी हुई थी, वो हथियार नहीं मंगवा सकते थे। तो इस वजह से ये हुआ कि उसने इन अरब ममालिक की, बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, इन सारी अरब फोर्सेस को हरा दिया। और जब उसने हराया तो उसने क्या किया कि जो मैप था जो कि ओरिजिनली ये था, उसने वो जितनी टेरिटरीज जो दी हुई थी, उनमें से कुछ टेरिटरीज जो इसकी स्टेट के अंडर फॉल भी नहीं करती थी, उनके ऊपर टेक ओवर किया। जैसे ये जो साउथ की साइड पे एक एरिया, इसका टेक ओवर कर लिया। यहाँ पे कुछ खित्ते हैं उनका टेक ओवर कर लिया। ये जो पूरा नॉर्थ का एरिया, ये टेक ओवर कर लिया। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, जब बाय द टाइम ये वॉर एंड होती है, तो हमारे पास जो फलस्तीन का मैप है वो कुछ इस तरह बन जाता है कि हमें नजर आता है कि उसमें जो ग्रीन एरियाज हैं, टोटल 2 एरियाज जो हैं, वहां पे एक फलस्तीनी स्टेट है, जिसको स्टेट भी नहीं हम कहेंगे क्योंकि वो सियासत अब बनी नहीं। वो 2 स्टेट सोल्यूशन मट्टी में मिल गया जो यूएन ने बना के दिया था, इवन दो उसको मैंने क्रिटिसाइज किया, बट वो 2 स्टेट सोल्यूशन भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। और वॉर के बाद जबरदस्ती जो है ना, वो एक स्टेट बन गई इसराइल की, जो ब्लू में नजर आ रही है। और ये ग्रीन जो दो टेरिटरीज हैं, ये फलस्तीनियों को दे दी गई, और वो भी नॉट एज अ स्टेट। और इन दोनों ग्रीन टेरिटरीज के ऊपर जो ये वाला एरिया है, क्योंकि ये जॉर्डन के बॉर्डर के साथ लगता था, तो ये जॉर्डन को दे दिया गया। और ये वाला एरिया जो क्योंकि इजिप्ट के बॉर्डर के साथ लगता था, तो इजिप्ट को दे दिया गया। ये जो ग्रीन टेरिटरी है, इसको हम वेस्ट बैंक कहते हैं। और ये जो ग्रीन दूसरा जो टेरिटरी है नीचे जो आ रही है नजर, वो गाजा स्ट्रिप है, जिसपे अभी भी जिसके ऊपर जंग हो रही है ऑल दैट। तो ये दो एरियाज फलस्तीन के टोटल टेरिटरी के 1948 की जंग के बाद बचे। और इसराइल ने एक्स्ट्रा एरिया को अपने मैप के अंदर ले लिया, अपने 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 मतलब बाउंड्रीज जो हैं वो फर्दर एक्सटेंड कर ली। अब इधर एक जो लास्ट पार्ट है वो ये है कि इस दौरान थ्रू आउट दिस जंग जो है ना, इसराइल ने एक और काम भी किया, जिसको बाद में हम कहते हैं नकबा हुआ। नकबा का मतलब है डिजास्टर, आई थिंक। और डिजास्टर से ये इसका मायने है कि इन्होंने तकरीबन 4 से 5 लाख फलस्तीनियों को निकाल दिया फलस्तीन की जमीन के अंदर से।
और जितना वो एरिया जो मैंने दिखाया था, कैप्चर किया, उसमें जितने सारे फलस्तीनी रह रहे थे और अरब मेजोरिटी थी, मैंने बताया, वो सारे फलस्तीनियों को पुश कर दिया। कुछ वेस्ट बैंक में चले गए, वहां सेटल हो गए, कुछ गाजा स्ट्रिप में चले गए, कुछ इजिप्ट चले गए, कोई लबनान चले गए, कोई सीरिया चले गए, कोई जॉर्डन चले गए, और एज अ रिजल्ट पूरी ये जो पैलेस्टीन पॉपुलेशन है वो स्कैटर होगी पूरी तरह। और इन्होंने वही किया कि उनके विलेजेस पे टेक ओवर किया। लेकिन अब विलेजेस पे टेक ओवर भी एक झूठ के साथ किया, कि उन्होंने पहले जो था, पहले तो जबरदस्ती टेक ओवर कर रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे इन्होंने विलेजेस खाली करवाए थे फलस्तीनियों से, ये वादा करके कि हम आपको ये विलेजेस वापस कर देंगे, हम तुम लोगों को तुम्हारे घर और तुम्हारी रहने की जगह रिहाइशें वापस कर देंगे जंग के बाद, लेकिन अभी क्योंकि जंग हो रही है और हमले हो रहे हैं, तो तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने का ये तरीका है, तुम लोग अपने घर छोड़ के चले जाओ। इसलिए बहुत सारे जो फलस्तीनी थे वो कहते हैं कि उनके पास अभी तक उनके घरों की चाबियां हैं। अभी भी उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई है वो कहते हैं हमारे पास अभी तक हमारी फलस्तीनी घरों की चाबियां हैं, जो हम जिनको लॉक करके आए थे जिन घरों को, क्योंकि हमें इसराइली फौज ने कहा था कि अभी छोड़ के चले जाओ, जंग के बाद आ जाना, हम तुम्हें सेटल होने देंगे। लेकिन जंग के बाद उसने इनको ना वापस आने दिया, और वही किया जो पहले बताया कि वहां पे यहूदी सेटल करा दिया, और वो जमीनें सारी टेक ओवर कर दी। तो इस तरह पहले 3 लाख फलस्तीनियों को निकाला बिफोर द वॉर, उसके बाद ये 5 लाख और फलस्तीनियों को निकाला। तो इसकी वजह से बहुत वो जो पॉपुलेशन की मेजोरिटी माइनॉरिटी का इशू था ना, वो एकदम बैलेंस आउट हो गया। और इसने ये भी किया कि बाहर से इतने सारे यहूदियों को इमिग्रेट कराया फलस्तीन के अंदर, कि वो पॉपुलेशन जो है वो बैलेंस आउट हो गई, और बैलेंस आउट होके जो ये जूइश स्टेट थी उसमें मेजोरिटी बन गई ये यहूदियों की। और अरब जो स्टेट थी वो तो स्टेट रही नहीं, वो तो एक जॉर्डन के अंदर खिता है और एक इजिप्ट के अंदर खिता है, और वो दो जो खिते हैं वो तो कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं कर रहे, तो लेट अलोन की हमने मेजोरिटी माइनॉरिटी को स्टडी करके या देखना का कोई फायदा नहीं रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं, वैसे तो हमारा लेक्चर पूरा हो गया, लेकिन जस्ट हम मैप्स का कंपैरिजन करते हैं, कि ये पील कमीशन प्लान था जिसमें ग्रीन में एक जूइश स्टेट थी और ये ऑरेंज में हमें एक पैलेस्टीनियन स्टेट नजर आ रही थी जो ब्रिटेन ने दिया था। उसके बाद ये यूएन का प्लान था जिसमें हमें ऑरेंज में स्टेट आती है पैलेस्टीनियन स्टेट, और फिर ग्रीन में हमें नजर आ रही है जूइश स्टेट जो है। और उसमें हमें नजर आ रहा है कि खित्ता हर स्टेट के 2 स्टेट सोल्यूशन के अंदर कम होता जा रहा है। और अल्टीमेटली ये जो, इसको मैं थर्ड 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं कहूंगा, बिकॉज ये तीसरा सोल्यूशन नहीं था, बल्कि यहाँ तो एक ही स्टेट बनी है जो यहूदियों की थी, और 2 खित्ते जो हैं वो डिफरेंट मुल्कों को गिरा दिए गए। तो ये स्टेट हमारे पास एज अ रिजल्ट 1948 में आती है। और अगर आप देखेंगे तो इवन अब 1948 के बाद बहुत सारे वाकयात होने हैं हिस्ट्री में, लेकिन आज भी फलस्तीन की जो टेरिटरीज हैं वो तकरीबन इसी तरह बढ़ रहे हैं उसके। गाजा स्ट्रिप वही है कॉर्नर में, और वेस्ट बैंक इधर कॉर्नर में। और इसराइल ने कुछ टेरिटरी और फर्दर कैप्चर कर लिए वेस्ट बैंक की, मतलब उसने वेस्ट बैंक को भी खित्तों में डिवाइड करके उसके कुछ एरियाज को यहाँ से टेक ओवर कर लिया, और यहाँ पे सेटलर्स अपने सेटल करवा दिए। बट ओवरऑल मैप जो है वो आज भी इसी तरह का नजर आता है। तो नजर देखा जाए तो 70 ईयर्स हो गए हैं कि यही सिचुएशन है, और कुछ इसको चेंज नहीं हम कर सके मुसलमान, जिसको हम 2 बिलियन मुसलमान है, लेकिन हमसे कुछ नहीं हुआ इसको ठीक करने के लिए। यहाँ पे हम लेक्चर खत्म करते हैं। अगर किसी का कोई पॉइंट है तो आप पूछ लें, फिर हम हाँ बाकी खत्म। हाँ जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।